आ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। आज साथियों हम लोग आए हुए हैं, हमारे जो एक साथी हैं जितेंद्र राम जी, जो पूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, ग्राम सभा लंगड़पुर, जिसका पोस्ट ऑफिस है महाराजगंज, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। आज हम लोग आए हुए हैं जन चौपाल कार्यक्रम के मार्फत। आज हम लोग इस ग्राम सभा के लोगों को बताने के लिए, यह जन चौपाल का कार्यक्रम संविधान, समाज, समस्या और समाधान पर आधारित है। यह हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो हमारे अगुवाई करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वह आते हैं, संविधान पे बहुत सारी बातें करते हैं, समाज पे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस समाज में रहने वाले SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए जब उनके जागरूकता के लिए जब बात आती है, जब उनको रोजगार की बात आती है, तो वह उस पर कोई विचार नहीं करते हैं, बताते हैं और चले जाते हैं। वह सिर्फ इतना ही बताते हैं जितने में उनका वोट का राजनीति सिद्ध हो सके। लेकिन यह जन चौपाल का कार्यक्रम शुद्ध रूप से समस्या समाधान पे आधारित है। संविधान के बारे में बताया गया, इसके मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। क्योंकि संविधान की बदौलत ही हमारा समाज ऑर्गेनाइज है, संविधान की बदौलत ही हमारे समाज को पावर मिला गया है, तो उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ हम लोग फाइनली बात करेंगे समस्या और समाधान। हमारा मानना है हर घर में समस्या पड़ी हुई है, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में समस्या न हो। हर घर में बुजुर्ग हैं, हर घर में नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो उनके लिए सरकार ने बहुत सारी दी है। यह जो जन चौपाल नामक सादा आप लोग एक पन्ना दिया गया है, इस पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जिसमें पहला है कि भारत का संविधान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसे आप पढ़िए, समझिए, फालतू की किताबों को पढ़ना बंद कर दीजिए। संविधान के द्वारा बहुत सारे मौलिक अधिकार आप लोगों को मिले हुए हैं। संविधान की बदौलत ही आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, वयस्क मताधिकार जिसको बोला जाता है। हमारे बाबा साहब ने गोल में सम्मेलन यानी लंदन में जाकर के बड़ी मनुवादी व्यवस्था के साथ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तब जाकर के हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। हमारे लोग क्या करते हैं, वोट जो मिलता है वो अद्धा पौवा पे बेच देते हैं, 1000-1200 में बेच देते हैं, साड़ी चूड़ी पे हमारी माता बहनें बेच देती हैं। कभी वह नहीं सोचती हैं कि बाबा साहब ने इस वोट को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को जो है कि हमारे समाज के बीच में न्यौछावर कर दिया था। एक घटना हम बताना चाहते हैं आज इस जन चौपाल कार्यक्रम में, कि जब गोल में सम्मेलन में यह वयस्क मताधिकार का जब लंदन में मीटिंग चल रहा था, तो बाबा साहब का जो अंतिम बच्चा, चौथा बच्चा था, वह गंभीर रूप से बीमार था। बाबा साहब के 3 बच्चे मर गए थे, चौथा बच्चा गंभीर रूप से बीमार था। उनकी पत्नी रमाबाई ने बाबा साहब से कहा कि अरे बाबा साहब, आप क्या कर रहे हो, क्यों समाज के चक्कर में आप अपने परिवार को जो है कि सत्यानाश कर रहे हो। बाबा साहब ने बड़ी मार्मिक बात कही थी उस समय। धन्य है बाबा साहब और धन्य है उनकी पत्नी रमाबाई। उन्होंने कहा कि अरे रमाबाई, आज अगर हम एक बच्चे के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे समाज के करोड़ों बच्चे मर जाएंगे, इसलिए हम उन करोड़ों को नहीं मरने देंगे। बाबा साहब अपने बीमार बच्चे को छोड़ के लंदन चले जाते हैं और उसी रात उनका बच्चा जो है कि मर जाता है। रमाबाई उस बच्चे को अपना दाह संस्कार कर लेती हैं, चिट्ठी लिख देती हैं बाबा साहब को कि बाबा वह बच्चा मर गया। बाबा कहते हैं रमाबाई, इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह कहानी लिखी जाएगी, बताई जाएगी कि तुमने समाज के हित के लिए किस तरीके की अपने ममत्व को, अपने माता के जो है कि यह जो दायित्व है उसको किस तरीके से तुमने कुर्बानी दिया। आज हम लोग रमाबाई को जो है कि पढ़ते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, और हम लोग तो कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष के बाद जो यह वोट देने का अधिकार मिला, 5 साल में जब एक बार वोट देने का अधिकार मिलता है, हमारे सामने कोई दारू पीने वाला, कोई नशीला व्यक्ति, कोई असभ्य व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति आता है, हाथ गोड़ जोड़ता है, 1000-1200 देता है और हम उसको वोट दे देते हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने बड़ी संघर्षों के बाद हम लोगों को वोट का यह अधिकार दिलवाया था, उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। अरे हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जब लड़का लड़की की शादी में जब जाते हैं तो तमाम तरीके का गुण ढूंढते हैं। लड़की की शादी करना होता है तो लड़के के अंदर गुण देखते हैं कि लड़कवा फिट फाट है कि नहीं है, लड़कवा कोई नशा तो नहीं करता है, लड़कवा नौकरी काम धाम करता है कि नहीं करता है, रोजगार करता है कि नहीं, घर द्वार है कि नहीं, खेती बाड़ी है कि नहीं है, इतना छानबीन करते हैं। लड़का पक्ष जब लड़की के यहाँ जाता है तो वह देखता है
कि लड़कियां सुघर है कि नहीं है, गोर है कि नहीं है, गुणी है कि नहीं, खाना वाना बना लेती है कि नहीं बना लेती है, पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है, घर का काम धंधा कर लेती है, सास का सेवा कर लेगी कि नहीं कर लेगी। इतने सारे गुण अवगुण ढूंढे जाते हैं। छोड़िए, जब हम लोग जानवर एक खरीदने जाते हैं, न तो जानवर को स्कूल में भेजना है, न संविधान पढ़ाना है, फिर भी जब भैंस खरीदने जाते हैं, गैया खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कि भैया हिट फुट है, हाँ कै मुट्ठी का, इतने मुट्ठी का है, कै दिन का, इतने दिन का है, कै लीटर दूध देता है, 5 लीटर दूध देता है, 3 टाइम खाना खाता है। क्यों करते हैं भाई? जहां कोई मतलब नहीं है वहां खूब दिमाग लगाते हैं, और जहां 5 साल में एक बार दिमाग लगा करके वोट देने की जरूरत पड़ती है, वहां दिमाग नहीं लगाते हैं। वहां तो कोई आया अंधा लूला गूंगा बहरा, 500 रुपया 1000 रुपया दिया, हम जाते हैं बहकावे में वोट मार के चले आते हैं, और वह व्यक्ति जब जीत जाता है और तब जब हम जाके कहते हैं कि हे फलाने, चलिए हम प्रधान जी का ही नाम लेते हैं, हे प्रधान जी हमने आपको वोट दिया था, आज हमारा आवास नहीं बना है, तो प्रधान जी क्या कहते हैं? खबरदार, आइंदा अगर मेरे दरवाजे पे चढ़ गए तो हाथ पैर तोड़ देंगे, हमने तुमको 2000 रुपया दिया था ना वोट का। आदमी जब जाता है तो क्या प्रधान जी कहते हैं, क्यों भूल गए, हमने 2 बोतल शराब तुमको दिया था, तुमने शराब के बदले में वोट दिया था। वोट अगर उस समय तुम शराब नहीं लिए होते, पैसा नहीं लिए होते, तब तो हम मान लेते कि चलो तुमको हम आवास दिलवा दे रहे हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति 60 साल के ऊपर जाता है पेंशन के लिए, प्रधान जी मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया था, इसलिए यह बात आती है। संविधान में हमारे समाज के जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो वृद्ध हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिलता है 1000 रुपये महीने। यह संविधान की बदौलत है। हर घर में वृद्ध पाया जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 60 साल के ऊपर हर घर में पाया जाता है। हर 10 घर में एक विधवा महिला पाई जाती है, उनके लिए विधवा पेंशन का निर्माण किया गया है। हर 20 घर में एक वृद्ध व्यक्ति पाया जाता है, उसके लिए विकलांग पेंशन का निर्माण किया गया है। और इससे भी बड़ी कमाल की बात, हर घर में एक किसान पाया जाता है। किसान जब 60 साल के ऊपर हो जाता है तो किसान को भी किसान भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है। वो भी 1, 2, 3, 5, 10 हजार नहीं, नियमतः पूरे 35,000 रुपए का यह संविधान ने सिस्टम बना रखा है। लेकिन अफसोस की बात कि जब आप बजरंग बली, गणेश, हनुमान, फलाना ढकाना से जब पढ़े आएंगे तब न पढ़ के समझेंगे कि हमारे गांव के जो किसान हैं वो 60 साल के ऊपर में, उनके लिए भारत सरकार ने संविधान की बदौलत बाबा साहब ने अधिकार दिया था 35,000 रुपए पेंशन का। पता नहीं है, जब पता नहीं है तो आप लेंगे नहीं, जब लेंगे नहीं तो सरकार को इतनी फुर्सत थोड़ी है कि वह आ करके आपको यह बोले कि भैया 35,000 रुपया ले लो। हाँ, बल्कि अभी सरकार ने एक झूठा नियम बना करके हमारे कुछ किसानों को 2-2 हजार रुपए का लॉलीपॉप देने का काम कर रखा है। हमारे किसान 2000 रुपए पा जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। उसके बाद यह संविधान ने हमारे समाज के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो इंटर पास, BA पास, MA पास जो बच्चे हैं, उनके लिए भी बेरोजगारी भत्ता का निर्माण किया गया है। वो भी कोई 1000, 2000, 5000 नहीं, वो भी टोटल 35,000 रुपए महीने जो है बेरोजगारी भत्ता का संविधान में अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, BA किए हैं, MA किए हैं, BCom किए हैं, BSc किए हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं। वह डिग्री, बाबा साहब ने कहा था कि वह डिग्री किसी काम की नहीं है जो आपके समाज के काम न आवे। आज हमारे समाज के नौजवान पढ़े लिखे साथी हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन व्यवहार उनका अनपढ़ों जैसा होता है, जाहिलों जैसा होता है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था आप पढ़े लिखे हो तो सामाजिक बनो। समाज का मतलब क्या है? आप अपने माता पिता का सेवा करो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बड़ों का आदर करो, अपने समाज की जो माता बहनें हैं उन्हें आप अपने घर के सदस्य की तरह सम्मान करिए। हमारे समाज की बहनें अगर सड़क पे चल रही हैं, आप के घर की हो चाहे आपके बाहर की हो, अगर आपके समाज की हैं तो आप उनकी सुरक्षा करो। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे समाज की बच्चियों के साथ अगर उंगली उठाने का काम करता है तो आप उनका हाथ तोड़ दो। यह संविधान जो है कि पावर देता है साथियों। तो यह बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं संविधान द्वारा। यह अधिकारों को लेने के लिए, पेंशनों को लेने के लिए समाज कल्याण विभाग की ऑफिस बनी है, अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग की ऑफिस बनी है, श्रम विभाग की ऑफिस बनी है, पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण की ऑफिस बनी है, आपके विकास भवन में है, अनुसूचित जाति समाज कल्याण की ऑफिस
सिंचाई विभाग चौराहे पे है, वहां जाइए, मिलिए, अधिकारियों से बात करिए कि साहब हम चमार जाति के व्यक्ति हैं, हम खट्टिक जाति के व्यक्ति हैं, हम बिंद जाति के व्यक्ति हैं, हमारे लिए सरकार ने इतनी योजना निकाली है, बताइए क्या क्या है। वह आपको बताएंगे कि आपके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं दे रखी हैं। हम बताना चाहते हैं कि यह अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग आप लोगों को कई योजनाओं से जो है कि लाभान्वित कर रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा कोई साथी मशरूम की खेती करना चाहता है, तो अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग ने विकास भवन के बगल में यूनियन बैंक का एक सेंटर खोल रखा है, वहां ट्रेनिंग दी जाती है। आप अगर अगरबत्ती बनाना चाहते हैं, मोमबत्ती बनाना चाहते हैं, माला बनाना चाहते हैं, हमारी महिलाएं जो सिलाई कढ़ाई जानना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, अचार मुरब्बा पापड़ बनाना चाहती हैं, हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, अगर वह मोबाइल का है, 2 पहिया का है, चाहे वह अपने या चमड़े का कोई कारोबार है, लकड़ी का कारोबार उसको करना चाहते हैं, वहां आपको 10 से 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। वह ट्रेनिंग के दौरान रहना, खाना, पीना, चाय सब फ्री है। आप वहीं 1 महीना रहिए, ठाठ से दोनों टाइम खाइए, दिन भर में 4 दफे चाय पीजिए, पापड़ खाइए, वहाँ का जो आइटम है उसका प्रयोग करिए, और वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टीचर आकर के आपके विषय के संदर्भ में आपको ट्रेनिंग देंगे। कोई महिला जैसे ब्यूटी पार्लर अगर करना चाहती है, पढ़ी लिखी हैं, बेरोजगार हैं, तो उनके लिए वहाँ पे उनको 1 महीने का बाकायदे ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब 2 तरीका है, चाहें तो वह डेली वहाँ जाएं और शाम को घर चली आवें। अगर आने जाने में सुविधा हो रही है तो चाहें तो वहीं रहें, घर से भी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे मिलेगी, यह व्यवस्था बना दिया गया है। दूसरी कमाल की बात, जब आप अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर के अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए जब आप लोग लोन बैंक से लेने जाएंगे, वह लोन आपको 50% छूट पे मिलेगा। 50 का मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए अप्लाई किया है तो आपको वहां पे 50,000 रुपए छूट मिलेगा, यानी आपको केवल 50,000 रुपए जमा करना है। सिलाई कढ़ाई का भी वही है, ब्यूटी पार्लर का भी वही है, अचार पापड़ का भी वही है। 1 लाख रुपए लीजिए, सिर्फ 50,000 रुपए जमा करना है, इज्जत आबरू के साथ घर में बैठ करके आप अपना कारोबार करिए। हमारे समाज के जो नौजवान हैं, चाहे जो यह वरिष्ठ लोग हैं, बेरोजगार हैं, वह जा करके अपना वहाँ के हिसाब से कारोबार को करें, 50% छूट पे लोन लें, आधा पैसा कारोबार करिए, कमाइए और जमा कर दीजिए। एक चीज जान लीजिए, यह संविधान की बदौलत आज सरकार ने ये जो आपको योजना दे रखा है ना, उतना योजना तो मेरा सगा मौसा हमको नहीं देगा। अब हमें 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए और जा करके हम मौसा से कहें, हमारे प्रधान जी इनसे मुकारी भी भरवा ले रहे हैं कि अगर अपने मौसा से जा कहें, मौसा ऐसा न हो कि हमके एक ठो गोमती में दुकान करे कि 10,000 रुपया दे देता तो बड़ा बढ़िया रहा है, तो मौसा जानते क्या कहेंगे, अरे भैया अभी मौसी का तो 1 महीना से तबियत तोहरे खराब रहा है, अब वही तो तोहरे जो है नन्ना का तबियत खराब रहा है, अब वही तुम्हार नानी का वही इलाज करौली है, और रिंकुआ का देखत हुआ पैर टूट गया, तो आपका मन के भैया सब मौसा राहेदा मत, अब मत क्यों के बीमार करा जाए, मत दा पैसा, लेकिन झूठ मत बोला कम से कम, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना प्रधान जी, मांगने जाएंगे तो आज कोई देने वाला है नहीं, लेकिन इस संविधान की बदौलत आज आपको 10,000 से लेके 10 करोड़ तक का जो है कि आपको सुविधा दी जा रही है। अब जानिए उसको, जाके उसका लाभ लीजिए, उसका फायदा उठाइए, और भी 50% पे। मौसा अगर गलती से 10,000 रुपया देहू दिए, अब मौसा के ही कहीं मौसा ऐसा ना 5,000 वापस कह दे, सर भगवा के इला तो पैसा ले, तब पता चला कि वो पैसा छीन लेंगे। लेकिन यहाँ सरकार क्या कह रही है, आप 1 लाख लीजिए, 10 लाख लीजिए, 20 लाख लीजिए, और आधा छूट पे जो बचेगा वो ईमानदारी से जमा कर दीजिएगा। तो भैया वो मौसा अच्छा हुआ ना, कि अपन मौसा अच्छा हुआ जवन के कौनो काम के नहीं। अब मौसे नहीं, फुफ्फा हो, जीजा हो, जो भी ABCD है, अब कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। तो यह इसमें बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नशा उन्मूलन के बारे में। आज हमारा समाज बेरोजगारी की वजह से, बहुत ज्यादा काम न होने की वजह से वह क्या कर रहा है, नशा की तरफ भाग रहा है। और नशा क्या हो रहा है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारे समाज के लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, दिन भर में 400-500 रुपए कमाते हैं, और संध्या को वो क्या करते हैं, वह कोनो बढ़िया अनाथालय नहीं जाते हैं, कोनो विद्यालय नहीं जाते हैं, शाम होती है तो कहाँ चले जाते हैं, मदिरालय चले जाते हैं।
और जाते हैं, आधा पौवा खरीदते हैं, पीते हैं। और वहाँ जहाँ पीते हैं, बड़ी कमाल की चीज़ और चीज़ है, जहाँ पीते हैं वहाँ तो वो फिट फाट रहते हैं। ज्यों गंगा के बहरवा आते हैं, पता नहीं कैसे नशा चढ़ जाता है और नाली में लौट जाते हैं। मतलब बड़ी कमाल की बात है। दूसरी कमाल की बात कि जब लोग पी लेते हैं तो भर रास्ते माँ बहन को गाली देते हुए आते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आखिर उनका नशा कैसा है, उनका नशा कैसा है कि उनको जब अपनी बहन को गाली देना होता है तो उनका दिमाग काम करने लगता है, वो टाइम नशा उतर जाता है। तो नशा से बचिए। नशे की चीज की जगह 50 रुपए, 100 रुपए, 150, 200 का जो आप खरीदते हैं वह आप सेब संतरा खरीद लीजिए, दूध खरीद लीजिए, घर भर मिल के खाइए। हमारे देखिए अनिल जी बैठे हुए इस विषय में एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। संजोग से नहीं उस समय कुछ कहे हैं, लेकिन हम इनकी बात को कह दें। अनिल जी हमारे कहते हैं कि अगर दारू इतना ही अच्छा होता, अगर दारू इतना ही अच्छा होता तो भैया हम अपने छोटे बचौआ के बगल में बैठाते और एक गिलास में उड़ेलते, हम क्या बेटा पी, ये अमृत है। अपने पिताजी को कहते कि पिताजी हाई दूध छोड़ा, देखा ये अमृत लिया है, एकदम 75 रुपया का अमृत लिया है, एक तू पिया, पी लेवा तो स्वस्थ हो जाएगा। क्या कभी कोई आदमी ऐसा कहता है? अगर नहीं कहता है, इसका मतलब कि दारू क्या है? खराब चीज है। हम बढ़िया उसको मानते हैं। अनिल जी का कहना है कि बढ़िया उसको मानते हैं जो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, अपने बच्चे के साथ, बीवी के साथ, माता पिता के साथ, हितनाथ के साथ बैठ करके वो सेवन करे और ये बोले कि इसको सभी लोग ले सकते हैं। अगर वह अपने बच्चे को, अपने माता पिता को नहीं दे सकता, इसका मतलब वह चीज खराब है। तो नशे उन्मूलन की चीजों पर ध्यान देने की चीज है। नशा करेंगे तबीयत खराब होगी, टीबी होगा, कैंसर होगा, फेफड़ा खराब होगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी। तो पता चला बाप दादा हमारे पुरखे ये जो घर द्वार बना रखे हैं, इलाज करवाने में सब बिक जाएगा। और आज महंगाई के दौर में आदमी बस उतने कमा रहा है जितने में कि वह अपने और अपने परिवार को जिंदा रख सके। वह घर द्वार बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो नशा से जब दूर रहेगा तो वह अपने परिवार को, समाज को, देश को स्वस्थ रखेगा। उसके बाद बाबा साहब ने संविधान की बदौलत यह कहा, फालतू की किताबों को बंद कर दीजिए पढ़ना। रामचरितमानस हो, गीता हो, रामायण हो, पुराण हो, स्कंद पुराण हो, शिव पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, वायु पुराण हो, कोई भी पुराण हो, हनुमान चालीसा हो, गणेश चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, ये सब बंद करिए। सब फालतू की चीजें हैं, सब अंधविश्वास की चीजें हैं। आपको अगर पढ़ना है तो संविधान को पढ़िए। आपको पढ़ना है तो आप अपने यह जो हमारे महापुरुष है, तथागत गौतम बुद्ध हैं, कबीर दास जी हैं, संत रविदास जी हैं, गुरु नानक जी हैं, और यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं। अंतिम में देखिए इधर हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, भगत सिंह है, फिर यह ललई सिंह यादव जी हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इनको मिसाइल मैन बोलते हैं। इनको पढ़िए, इनको पढ़ेंगे आपका दिमाग बेहतर होगा, सोच अच्छी होगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, समाज का माहौल अच्छा रहेगा। जब समाज का माहौल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक देश का माहौल अच्छा रहेगा। तो यह बाबा साहब ने कहा कि आप अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से परे रहिए। ये फालतू के देवी देवता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 5000 साल से न तो उनका कोई अस्तित्व था और न तो आज कोई अस्तित्व है। अगर अस्तित्व होता तो हमारी यहाँ माता बहनें बैठी हुई हैं, चाची लोग बैठी हुई हैं, किसी का 50 साल, किसी का 55 साल, पानी चढ़ाते चढ़ाते बढ़ोती आ गई, लेकिन जिसको पानी चढ़ाए वो ससुरा कभी सामने नहीं आया। हमको कभी ये लोग पानी नहीं चढ़ाई, लेकिन देखिए हम कई लोग के लेके इन लोग के सामने आ गए, अब आकर के बहुत कुछ बता दिए यहाँ पे। अरे तो नहीं, अब वहीं हम लोग एक अभियान चलाएंगे। जिनकी 60 साल के उम्र ज्यादा है उनको हम लोग पेंशन भी दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको सब होगा, तो यह किया जाएगा। उसके बाद SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को बाबा साहब ने कहा कि संविधान पढ़िए, आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने महापुरुषों को पढ़िए, अपने महापुरुषों के इतिहास और बलिदान को पढ़िए। परिवार में सामाजिक भाईचारा बनाइए। आज यह एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे समाज के बीच में है। आज हम 1 फीट के लिए, 2 फीट के लिए भाई भाई से लड़ जा रहा है, बाप बेटा से लड़ जा रहा है, और नतीजा यह हो रहा है कि वह थाना फौजदारी कर दे रहा है और कोर्ट कचहरी पहुंच जा रहा है। 300 कमाने वाला आदमी महीने में 2 बार तारीख पड़ती है, जा करके वकील को देता है, वकील उसकी जिंदगी नष्ट कर देता है। एक चीज जान लीजिए, 100 की सीधी बात, 5000 साल पहले भी यह जमीन ऐसे ही थी और हमारे मरने के बाद आने वाले 5000 साल भी जमीन ऐसे ही रहेगी।
हम मर जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन जमीन अपने जगह पर रह जाएगी। तो भाईचारे को बढ़ाइए, आपसी मतभेद को दूर करिए। बाकी बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। चित्र नहीं, चरित्र का पालन करो। बाबा साहब की यह मूर्ति हम लोग बस समझाने के लिए लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि आप हमारे चित्र पे नहीं, चरित्र पे ध्यान दो। चरित्र मतलब इन्होंने जीवन काल में क्या अच्छी बात कही, समाज के लिए क्या काम किया, आप लोगों के उद्धार के लिए क्या काम किया, उसको पढ़ने सुनने की जरूरत है। सबसे बड़ा संविधान का जो सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों को जो मिला हुआ है वह क्या है? समान नागरिकता के तहत यह हम लोगों को बाबा साहब ने एक ब्रह्मास्त्र दिया, हथियार दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं हरिजन बनाम सवर्ण एक्ट, SC/ST एक्ट। 1981 में एक घटना घटी थी, फुल्लन देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फुल्लन देवी के साथ एक घटना घटी थी कि वह जब बिहार के उस एरिया में रहती थी, तो जब वह 13-14 साल की अवस्था थी, उस दौरान उस गांव के दबंग ठाकुरों ने 20 ठाकुरों ने मिल करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उन्हें नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। फिर भी वह महिला मतलब कि बहादुर महिला की श्रेणी में आती है। हम सलाम करते हैं ऐसे महिलाओं को। उन्होंने कोई आत्महत्या नहीं किया, उन्होंने फांसी नहीं लगाया। उस फुल्लन देवी ने उसी समय दृढ़ संकल्प लिया कि घबराओ नहीं, आज हम कमजोर हैं, तुमने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया है, जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे, जिस दिन इसका बदला लेंगे। फुल्लन देवी अपने को मजबूत की, बिहड़ का रास्ता पकड़ ली, डकैत बन गई, और जब उनका गिरोह बड़ा हो गया, फिर वह वापस गांव में आई और उन 20 ठाकुरों को भरे दिन में चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से भूनने का काम हमारी फुल्लन देवी ने किया था। हमारे समाज को आज फुल्लन देवी बनने की जरूरत है। हमारे समाज की माता बहनों को अब रोने की जरूरत नहीं है, माथा पटने की जरूरत नहीं है, फुल्लन देवी बनने की जरूरत है। आपके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, आप सीधे अगले की गर्दन काट दीजिए। यह संविधान सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के लिए आपको कानून बना के रखा हुआ है। आपकी इज्जत खतरे में हो, जान खतरे में हो, आप अगले की जान ले लीजिए, संविधान आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होने देगा। तो इतना तो गारंटी है कि जिस दिन आप लोगों ने अपने अधिकार को जान लिया, अपना अस्त्र शस्त्र जान लिया, उस दिन आपके साथ कभी चट्टी चौराहे रास्ते पे कभी कोई बोली आवाजा चिटा कसी नहीं होगी, कोई गंदी नजर उठा करके नहीं देखेगा। फुल्लन देवी जब हम बनेंगे तब यह संभव है। अंतिम में हमने इसमें एक दे रखा है सूचना का अधिकार, RTI बोलते हैं। सूचना का अधिकार बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए। अगर आपके घर में, गांव में, समाज में, जिले में अगर कोई काम हो रहा और आप संतुष्ट नहीं हैं, आप RTI लगा करके जन सूचना का अधिकार के तहत आप वह खबर ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके जिले की जो जिलाधिकारी आरका खौरी जी हैं और वह रोज जो है कि गाड़ी से घूम रही हैं, आप RTI लगा के जिलाधिकारी से पूछिए कि महोदया, यह जो रोज रोज गाड़ी से घूमती हैं, यह पैसा कहाँ से आता है। आप अपने जिला पंचायत को RTI लगा के पूछिए कि भैया तू 26 गांव के जो है कि मुखिया हो, यह बताओ कि अब तक तुमने अपने कोष से कितने गांव का भला किया है। अपने गांव के प्रधान जी को RTI लगाइए, उनसे पूछिए कि प्रधान जी अब तक आपने कितने लोगों का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का राशन कार्ड बनवाया है, कितने लोगों को आवास दिया है, कितने लोगों का पेंशन दिलवाया है। यह सब सूचना आप ले सकते हैं मात्र 10 रुपए में। इसके बाद हमने इसमें हेल्पलाइन नंबर लिखा है 101, 102, 108, 112, 1070, 1090, 1098, 1076। यह हेल्पलाइन नंबर अलग अलग विषयों का है। जैसे आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, 108 पे फोन कर दीजिए, एम्बुलेंस घर पे आ जाएगी। जैसे कि हमारे साथी ने देखिए इसका प्रयोग किया था, संजय जी ने उन्होंने प्रयोग किया था। इनके घर में कोई तबीयत खराब था, 108 12 बजे राती को, जहाँ रिश्तेदार नहीं सुनता है, पड़ोसी नहीं सुनता है, 108 पे इन्होंने फोन किया, गाड़ी आपके दरवाजे पे आ गई। इन्होंने मरीज को लादा, जिला चिकित्सालय गोरा बाजार इमरजेंसी में ले आके भर्ती कर दिया, दवा इलाज हुआ, ठीक हो गए। यह 108 है। कहीं कोई पुलिस का लड़ाई झगड़ा का मैटर होता है, 112 पे फोन कर दीजिए, धड़ाक से पुलिस पहुंच जाएगी। उसी तरीके से अपने समाज के महिलाओं के लिए यह 2 नंबर दिया हुआ है। कौन सा नंबर है? 1090 और 1076। इस पे अगर आपके साथ कोई घर में प्रताड़ना हो रही है, कोई मारपीट हो रहा है, आदमी दारू पी के पीट रहा है, 1076 पे फोन करिए, 15 मिनट में पुलिस आएगी और उस आदमी को उठा के थाने लेके चली जाएगी और तब तक मारेगी जब तक कि वह आदमी यह न कहे कि नहीं साहब आज के बाद से हम कब्बो मेहरारू के दारू पी के न मारा।
तब तक वो पीटती रहेगी। यह अधिकार दिया हुआ है। लेकिन दोनों चीज है, हम अपने इस कार्यक्रम के तहत अपने समाज के माता बहनों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वो कभी गलत उपयोग नहीं करेंगे। भाई ये अधिकार मिला है, चाकू अगर मिला है तो सब्जी काटने के लिए, अब गुस्से में बार बार किसी का गला काटती फिरेंगी तो वह चाकू किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो यह दिया हुआ है। दूसरी चीज, SC/ST एक्ट के तहत, हरिजन बनाम सवर्ण के तहत अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है तो उसके पेपर में हमने दिया हुआ है, एक नंबर है 14,566। आप सभी लोग याद कर ले, 14566 14,566। यह अंतर्राष्ट्रीय आपका हेल्पलाइन नंबर, निःशुल्क नंबर है। अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, कोई ठाकुर बावन अगर आपको प्रताड़ित करता है, आप फोन करिए, 15 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी और उस व्यक्ति को बिना पूछताछ किए उठा के लेके अंदर चली जाएगी और उसके साथ हर वह धारा लगाई जाएगी जो आपके सुरक्षा के लिए जरूरी हो। तो यह सब चीजें हैं, इसको आप जानिए, पढ़िए, समझिए, बूझिए। जन चौपाल कार्यक्रम के तहत अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों का इतिहास जानेंगे। आप व्यर्थ के कभी किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो जिंदगी पहले भी नरक थी, आज भी है और आने वाले वक्त में भी नरक रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा, बातें समझ में आई होंगी। इन्हीं उम्मीद और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है, आप लोगों से